अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 पेपर के अंदर आ चुका है। तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी और इसको गौर से आपने समझना है। तो यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के यूजेस को पढ़ने से पहले आपको चंद एक चीज़ें बतानी हैं, आपने इसको गौर से समझ लेना है। स्टूडेंट, देयर आर सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं, और वो रेडिएशंस होती हैं 3 तरह की। नंबर 1 अल्फा रेडिएशंस, नंबर 2 बीटा रेडिएशंस, एंड नंबर 3 गैमा रेडिएशंस। अल्फा रेडिएशन को स्टूडेंट हम लोग अल्फा लिखते हैं, और या फिर हम लोग इसकी जगह 2 प्रोटॉन बना देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं He2 4, और इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल्स, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैमा रेडिएशन, गैमा को हम लोग इस तरह साइन लगाकर एक रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब स्टूडेंट, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अल्फा पार्टिकल्स मतलब 2 प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही किसी बॉडी के ऊपर जाकर हिट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी दीवार लगा लें या कोई भी चीज़ है, तो अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही जाकर इधर हिट करेंगे तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि अल्फा पार्टिकल का मैस बहुत बड़ा है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये लेस पेनिट्रेटिंग पार्टिकल बन जाएगा। ये लेस पेनिट्रेटिंग है। पहली बात तो ये होगी कि अल्फा पार्टिकल्स आर लेस पेनिट्रेटिंग, और दूसरी बात ये है कि इसके पास 2 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं, प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं। तो जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल जाकर उस एटम पर या उस दीवार पर हिट करेंगे, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन का मतलब ये है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन हैं, तो ये वहाँ पर एटम्स की ब्रेकडाउन करवा देगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेंगे, रिपलियन वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी वजह से आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि अल्फा पार्टिकल लेस पेनिट्रेटिंग है, एक तो इनका मास ज़्यादा है, दूसरी बात 2 प्रोटॉन है। तो जैसे ही जाकर ये हिट करेंगे तो आगे से भी एटम्स होते हैं, और एटम के अंदर भी प्रोटॉन होते हैं, तो काफ़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसका आयनाइजेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल हार्मफुल होते हैं, और इसका इस्तेमाल कैंसर वगैरह के पेशेंट के अंदर नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है। दूसरे नंबर पर हैं बीटा पार्टिकल्स। अच्छा, ये चीज़ें आप फिज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, बस समझाने के लिए। बीटा पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये कोई भी वॉल है, एक तो इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसका मतलब दे आर मच मच पेनिट्रेटिंग एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की निस्बत ये ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तक धंस जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, तो जिसकी वजह से इसका इसकी आयोनाइजेशन के इफेक्ट भी बहुत कम आएंगे। दे आर लेस आयोनाइजिंग एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है,
तो यही वजह है कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये ह्यूमन साइड के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोग अभी थोड़ी देर तक ये पढ़ेंगे चीज़ें, ठीक है। थेरेपी के अंदर, कैंसर के पेशेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन इज कॉल्ड गैमा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन। दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो पहली बात तो ये कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो कोई भी जो चीज़ होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, उसके अंदर एटम्स होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो चूंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन भी इस पार्टिकल को कुछ नहीं कहेगा और ना इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल को कुछ कहेंगे। यही वजह है दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। और दूसरा, इसकी लीस्ट आयोनाइजेशन इफेक्ट, इसकी वजह से आयोनाइजेशन ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो गैमा पार्टिकल्स भी ह्यूमन साइड के ऊपर ट्यूमर के केस में, ट्यूमर के पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें आपको बतानी थी कि अल्फा पार्टिकल्स मतलब 2 प्रोटॉन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर लेस पेनिट्रेटिंग पार्टिकल एंड हैव हाई आयोनाइजेशन, ठीक है। दे आर हाईली आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स, दे आर much penetrating as compared to alpha particles and have less ionization effect, whereas gamma particles are highly penetrating particle and least ionization effects, ठीक है। यही वजह है कि बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल्स ट्यूमर के केसेस में पेशेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर पहला जो आइसोटोप का यूज है वो है रेडियो थेरेपी। स्टूडेंट, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। सो आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज दे एमिट सम रेडिएशन, क्योंकि ये कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। अब स्टूडेंट, फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90, they are used for the treatment of स्किन ट्यूमर। अगर स्किन का ट्यूमर हो जो कि सुपरफिशियल होता है, बॉडी की आउटसाइड की लेयर को हम लोग स्किन कहते हैं, तो अगर स्किन ट्यूमर हो तो फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं लेस पेनिट्रेटिंग बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। अब आपके जहन में आता होगा कि हम अल्फा पार्टिकल्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये तो वेरी लेस पेनिट्रेटिंग है। बीटा पार्टिकल्स हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो अल्फा पार्टिकल का आयनाइजेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो हम तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम पेशेंट को मज़ीद उसकी कंडीशन को एडवर्स नहीं करना चाह रहे। तो इसकी आयनाइजेशन की वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि हम लोग बीटा पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर लेस पेनिट्रेटिंग और ये स्किन ट्यूमर के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अंदर तक नहीं धंसते। ये सुपरफिशियली ट्यूमर को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 ये वैसे बॉडी के अंदर किसी भी कैंसर को, कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इट प्रोड्यूस गैमा पार्टिकल्स। ये गैमा पार्टिकल्स या गैमा रेडिएशंस एमिट करते हैं जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। तो ये कैंसर सेल को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला आपने आइसोटोप का इस्तेमाल पढ़ लिया। आइसोटोप्स आर यूज इन रेडियो थेरेपी बिकॉज दे एमिट सर्टेन रेडिएशंस दैट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट क्या है? आइसोटोप्स आर यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ये मेडिसिन्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट,
इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आयोडीन 131। आयोडीन 131 आपकी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, थायरोक्सिन। अब इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन चाहिए होता है। जब बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल्स की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक बीमारी आती है, उसको हम लोग कहते हैं गोइटर। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गिलहड़ हो गया है, ठीक है, गला बड़ा हो जाता है, सूज जाता है। अब आयोडीन 131 इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। अब आयोडीन यूज करेंगे, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये रेडिएशन एमिट करेगा। तो जहाँ जहाँ पर बॉडी में ये मूव करेगा थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो वहाँ वहाँ से हम लोग रेडिएशन कैप्चर करके उसको ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि किस जगह पर ट्यूमर मौजूद है या फिर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। दूसरी बात, एक सेकंड आइसोटोप है टेक्नीटियम इज यूज टू मॉनिटर बोन ग्रोथ। बोन की ग्रोथ को चेक करने के लिए टेक्नीटियम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो आइसोटोप्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग आपकी बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर यूज फॉर आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आइसोटोप्स के आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। तो स्टूडेंट आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो कि कोई पास्ट के फॉसल फ्यूल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें जो कि रिमेनिंग्स होती हैं उसको देखकर ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन वगैरह देता है। जियोलॉजिस्ट जो कि मुख्तलिफ तरह के पत्थर्स वगैरह या सैंड वगैरह या मट्टी वगैरह देखकर ज़मीन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो आपने जियो का मतलब होता है अर्थ, तो आपने जियोग्राफी चैनल तो सुना ही होगा कि जो कि ज़मीन के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस ये आपको वैसे ही मतलब रैंडमली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए इनकी बताई हैं और एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताई आपको। Archaeological and geological uses. Isotopes are used in archaeological and geological uses. वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 ये आइसोटोप पाया जाता है ट्रीज के अंदर, दरख्तों के अंदर। तो आर्कियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट किसी भी दरख्त के अंदर कार्बन 14 की अमाउंट को देखकर ये बता सकते हैं कि ये दरख्त इतने साल पुराना है। फॉर एग्जांपल कोई भी पुरानी रॉक मिलती है साइंटिस्ट को या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, तो साइंटिस्ट किस बिना पर कह देते हैं कि ये इतने हज़ार साल पुरानी है। तो वही चीज़ें आपको बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि ये एक दरख्त है, ये एक ट्री है। अब ट्री के अंदर मैं कहता हूँ कि जब ये सही सलामत था तब इसके अंदर कार्बन 14 के 1000 आइसोटोप्स मौजूद थे। अब कार्बन 14 की फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें पता है कि कार्बन 14 की जो है हाफ लाइफ 1 ईयर है। ये फ़र्ज़ किया है, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, आपको समझाने के लिए। कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है ये है 1 ईयर। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये वो टाइम होता है जिसके अंदर कार्बन 14 के जितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो आधे रह जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ ये दरख्त कट गया, ज़मीन के अंदर दफनाया गया। अब 1 साल के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो पहले 1000 कार्बन 14 के आइसोटोप्स पाए जाते थे, अब ये 1 साल के बाद रह जाएंगे 500। 1 ईयर के बाद कार्बन 14 के कितने आइसोटोप्स रह जाएंगे?
500। फिर अगले 1 साल के बाद इस 500 के हाफ रह जाएंगे 250 आइसोटॉप्स, तो यहाँ पर भी 1 ईयर ही लगा। अब अगले 1 साल के बाद मैं कहता हूँ कि 125 कार्बन 14 के आइसोटॉप्स रह गए टोटल, तो यहाँ पर भी 1 ईयर लगा। फर्ज करें कि एक साइंटिस्ट को एक दरख्त का टुकड़ा मिला, तो उसके अंदर 125 कार्बन के आइसोटॉप्स मौजूद थे कार्बन 14 के। तो टोटल आपको पता है कि 1000 होते हैं, नॉर्मली रिसर्च के अकॉर्डिंग टोटल 1000 होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्ज किया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप इससे पीछे ईयर्स काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट 1 साल के बाद वो 500 रह गए थे, नेक्स्ट फिर 1 साल के बाद वो 250 रह गए थे, फिर 1 साल के बाद वो 125 रह गए थे। तो आप इन ईयर्स को काउंट कर लें तो आपको पता चलेगा कि उस दरख्त की एज 3 ईयर्स है। ठीक है, तो इस अमल को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, तो आपने कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग क्या है कि कार्बन की एक्टिविटी को देखकर किसी भी दरख्त या किसी भी चीज की एज के बारे में बताना, इस अमल को हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग, या रेडियो कार्बन डेटिंग भी इसे ही कहते हैं। आपकी बुक के अंदर 3rd पॉइंट के अंदर लास्ट वाली 3 लाइनें इसका आंसर होंगी। एनोल्ड मेथड से ये स्टार्ट होगा, एनोल्ड मेथड ऑफ ए डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप। तो वहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी और ये कार्बन डेटिंग पर जाकर एंड हो जाएगी। तो आपने इस डेफिनेशन को बुक से देख लेना है, एज इट इज ही आपने इस डेफिनेशन को रटा मारना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, जो 4th पॉइंट है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर, जो 4th पॉइंट आता है वो क्या है? 4th पॉइंट को आपने गौर से समझना है कि ये केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ये ट्रेस किया जाता है कि इस लम्हे कोई भी आइसोटोप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या प्लांट में किस जगह पर पाया जा रहा है, या किस तरह से वो रिएक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ कि 6 CO2 प्लस 6 H2O, अब ये मिलकर बनाएंगे C6H12O6 प्लस 6O2, 6 ऑक्सीजन। अब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसाइंसिस। फोटोसाइंसिस फोटोसाइंसिस क्या होती है कि सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल, और प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से पानी लेता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ये एक फोटोसाइंसिस की नॉर्मल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है। अब स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बुक से थोड़ा सा हट के आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें। फॉर एग्जांपल, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आई है या वाटर से आई है। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या वाटर से आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक कंटेनर के अंदर मैंने प्लांट रखा हुआ है, उसको वाटर खुद ही दे रहा हूँ और उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं उसको ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो O18 वाली है। ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। ये 2 आइसोटोप्स होते हैं।
तो नॉर्मली ऑक्सीजन 16 पाई जाती है, नॉर्मली वाटर के अंदर या जो भी नॉर्मली एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन 16 पाई जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप यूज़ कर रहा हूँ। अब ये आइसोटोप मैंने यूज़ किया, रिएक्शन हुआ, बहुत सारे स्टेप्स के अंदर रिएक्शन गुजरा, तो हर लम्हे ऑक्सीजन 18 वाले आइसोटोप के अंदर से रेडिएशन खारिज हो रही होंगी और मुझे पता चल रहा होगा कि ये आइसोटोप इस वक्त किधर मूव कर रहा है, एनिमल की बॉडी में या प्लांट के अंदर। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रिएक्शन के बाद रिएक्शन हुआ और ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप्स मेरे पास यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर अपीयर हुआ, जबकि ऑक्सीजन के अंदर अपीयर नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन आई है वो कहाँ से आई है? वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। ठीक है? तो आइसोटोप्स का इस्तेमाल हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, ये चेक करने के लिए कि इस लम्हे आइसोटोप कौन से स्टेप में किस पोजीशन पर मौजूद है, एनिमल की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में। अभी आपको एग्जांपल दी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मैंने सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन को 18 वाला आइसोटोप दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन ऐड किया है उसको सिर्फ 18 वाला आइसोटोप दिया और वाटर नॉर्मली यूज़ किया। और यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास जो ऑक्सीजन अपीयर हुई है वो 18 वाले आइसोटोप की अपीयर हुई है, सादा ऑक्सीजन अपीयर नहीं हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन आई है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आई है। आपकी बुक के अंदर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर या नॉर्मली फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के अंदर उन्होंने कार्बन 14 की एग्जांपल ली है कि कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन 14 अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो वो हर स्टेप में कार्बन किधर मौजूद है, क्या रिएक्शन हो रहा है या किस तरह से मूव कर रही है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। ये है फोर्थ आपका पॉइंट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 पेपर के अंदर आ चुका है कि आइसोटोप्स आर यूज्ड इन पावर जनरेशन। ठीक है, पावर जनरेशन के अंदर आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग वाला शॉर्ट क्वेश्चन और एक रेडियोथेरेपी वाला, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर जनरेशन के अंदर आइसोटोप्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं? तो पावर जनरेशन के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वही है जो कि एटम बम के अंदर होता है। अब स्टूडेंट आपने अक्सर बारहा ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान अपने एटॉमिक एनर्जी को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो पुरअमन मकासद कौन से हैं? पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब बेसिकली होता क्या है कि यूरेनियम 92 235 यूरेनियम 92 235 को इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट के अंदर ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन देता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जैसे ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर यूरेनियम के ऊपर हिट करता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में बनता है बेरियम बेरियम 56 139 प्लस क्रिप्टॉन 36 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन। स्टूडेंट ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये फर्दर आगे जाकर 3 यूरेनियम एटम को ब्रेक करेंगे, तो इस तरह एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो जो 3 एटम ब्रेक करेंगे वो मज़ीद 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे और मज़ीद 9 यूरेनियम एटम तबाह हो जाएंगे। तो इस तरह ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए पावर जनरेशन के अंदर हम लोग कंट्रोल्ड रिएक्शन करते हैं ताकि ये रिएक्शन ज़्यादा सीवियर ना हो जाए और वहाँ पर ब्लास्ट वगैरह ना हो, इसलिए कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन किया जाता है।
और इसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। अब इक्वेशन आपने लाजमी याद करनी है, लाजमी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखनी है और बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर देखें नीचे 92 है, 92 प्लस 0 आंसर 92 ही आएगा। तो यहाँ पर 56 प्लस 36 कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 92। 3 न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के नीचे चार्ज ही 0 होता है, तो यहाँ पर इक्वेशन ओवरऑल 92 ही है नीचे। अब ऊपर देख लेते हैं, 139 के अंदर 94 आप ऐड करो तो आ जाएगा 143। अब 143, 3 आपके पास न्यूट्रॉन है तो 3 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 3। तो 143 में आप 3 ऐड कर दो तो आपके पास बन जाएगा 146। और यहाँ पर देखें, सॉरी 146 कह रहा हूँ, 246। 139 में 94 ऐड करें तो 243 आ जाएगा, 243 में 3 ऐड करें तो 246 आ जाएगा। मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट। यहाँ पर आएगा 233 प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 236। आप लोग इसे कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 235 प्लस 1 236 हो रहा है। तो स्टूडेंट ये एक ओवरऑल जो रिएक्शन है आपने ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है पावर जनरेशन के अंदर कि इस रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसके नतीजे में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। अब ये वाली एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये वाली एनर्जी इस्तेमाल होती है, ये एक है बॉयलर, इसके अंदर वाटर मौजूद होता है। तो यही वाली हीट को हम लोग इस्तेमाल करके बॉयलर के अंदर मौजूद वाटर को बॉयल करवाते हैं। वाटर जब बॉयल होता है वहाँ से बनती है स्टीम। स्टीम आगे आती है तो आगे ये जनरेटर लगा हुआ है और जनरेटर के आगे एक पंखा लगा होता है, तीन परों वाला एक पंखा वहाँ पर लगा होता है। तो ये जो स्टीम है ये आकर इस फैन को घुमाती है। फैन को घुमाने की वजह से फैन के पीछे लगा होता है जनरेटर। तो जैसे ही जनरेटर चलता है, जनरेटर मूव करता है तो पीछे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसको स्टोर कर लिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बॉयलर के अंदर इस्तेमाल होती है। पानी को बॉयल किया जाता है, उससे स्टीम बनाई जाती है। स्टीम से टरबाइन को या रन की, ये टरबाइन है या इसको फ़ैन भी कह देते हैं, टरबाइन को रन किया जाता है। टरबाइन के पीछे लगा होता है जनरेटर। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो सिमिलर तरह का आपने रिएक्शन देखा होगा कि पुराने ज़माने के अंदर जो ट्रेनें थी वो कोयले पर चलती थी। तो वहाँ पर क्या होता था, कोयले को यूज़ किया जाता था, वहाँ से हीट प्रोड्यूस करवाई जाती थी, वाटर को बॉयल किया जाता था, स्टीम बनती थी, वो आगे जाकर टरबाइन को घुमाती थी, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी और ट्रेन मूव करती थी। और वहाँ से आपने अक्सर फ़िल्मों के अंदर या वैसे देखा होगा कार्टून के अंदर कि ब्लैकिश कलर का वहाँ से धुआँ निकलता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोयले को इस्तेमाल किया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पर यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी पर्पज़ के लिए। तो स्टूडेंट ये है आप लोगों का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।